सितंबर 2024 की डेडलाइन है और 20 सितंबर के बाद वो तारीख कभी भी आ सकती है जब यूपी के बांदा में रहने वाली शहजादी, जो कि एक भारतीय है और आबू धाबी की जेल में बंद है, उसे सजाए मौत दी जा सकती है। अब सवाल यह है कि 20 सितंबर 2024 के बाद वो तारीख कौन सी होगी, तो अभी ये साफ नहीं है। वो तारीख 21, 22, 23, 24, 25 कोई भी तारीख हो सकती है, पर डेडलाइन जो है वो 20 सितंबर 2024 है। 33 साल की यूपी की बांदा की रहने वाली शहजादी, जिस पर 4 माह के बच्चे के कत्ल का इल्ज़ाम है, उसी सिलसिले में आबू धाबी की निचली अदालत ने उसे सजाए मौत दी, ऊपरी अदालत ने सजाए मौत दी और अब उस सज़ा पे अमल होने वाला है। अब उस सज़ा के अमल की डेट आने वाली है। डेट है 20 सितंबर 2024। अभी इस समय आबू धाबी की वो अल वधवा जेल में बंद है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है छलांग। उसे भी छलांग लगानी है, जिंदगी को जीतने की, जिंदगी की जद्दोजहद को पार करने की, अपनी सजाए मौत से छलांग लगानी है। वो छलांग लगा पाती है कि नहीं लगा पाती, इस छलांग में हार जाएगी, क्या होगा, ये सब कुछ 20 सितंबर के बाद सामने आएगा। कहानी मैंने आपको 8 से 8 दिन पहले 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को सुनाई थी और उसमें मैंने पूरा वाक्य आपको बताया था कि क्या वाक्य है, कैसे उसके साथ हुआ और क्या हुआ। कईयों के सवाल ये हैं कि अब क्या होगा, अभी 2-3 दिन का समय बचा है, क्या उसकी जान बचाई जा सकती है, सजाए मौत से उसको बचाया जा सकता है। तो अब शहजादी की सजाए मौत की जब खबर उसके पिता को मिलती है तो उसके माँ बाप ने ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जिसे खटखटाया नहीं, ऐसी कोई दर नहीं है जहाँ पर उन्हें दस्तक नहीं दी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मदद नहीं मांगी। अब आबू धाबी के अखबारों में ये खबर छपती है, वहाँ के सब लोग अपील करते हैं, राजा से भी अपील करते हैं कि साहब उसके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, मानव तस्करी में उसे फंसा दिया गया है, गुजारिश है कि उसे माफ़ कर दिया जाए, उसे धोखे से फंसाया गया है। पहले नौकरी के नाम पर धोखा, फिर उस बच्चे की मौत का धोखा मिला, उसे ज़िंदगी में धोखा मिला, ज़िंदगी में उसे सिर्फ धोखा ही धोखा मिला है। अब ये सारी बात ठीक है, तमाम बातें हैं, पर अब मेन सवाल ये है कि ये अपील काम आएगी, शहजादी की जान बचाई जा सकती है। भारत में रहने वाला एक परिवार की रजामंदी ज़रूरी है। वो परिवार कौन है, क्या है, ये सब बताऊँगा मैं आपको। अगर शहजादी पर जिस बच्चे के कत्ल का इल्ज़ाम है, अगर उस परिवार या उस परिवार का खास सदस्य शहजादी को माफ़ कर दे तो उसकी जान बच सकती है। उसके लिए माफ़ीनामा देना होगा। माफ़ीनामा 2 प्रकार का, एक ओरल और लिखित, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उस माफ़ीनामे को कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट उस माफ़ीनामे को पढ़ेगा, तलब करेगा, स्वीकार कर लेगा तो शहजादी की सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है। ये माफ़ी 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार की होती है कि पीड़ित पक्ष जो है वो स्वयं जाकर उस व्यक्ति को माफ़ कर दे, और दूसरा होता है ब्लड मनी। ब्लड मनी एक ऐसा शब्द है जिसकी हिंदी होती है खून और पैसा, मतलब ब्लड मनी। कई धर्म ऐसे हैं, आज भी कई देश ऐसे हैं जहां ब्लड मनी का चलन है। इत्तेफाक से इस ब्लड मनी के द्वारा यूपी की शहजादी, बांदा की रहने वाली, उसकी जान भी बचाई जा सकती है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस गरीब लड़की के पास ब्लड मनी आएगी कहाँ से। दुबई में उसे गिरफ्तार किया जाता है, उस पर मुकदमा चलता है, जिसके पास वहाँ अच्छा वकील करने के लिए, अपनी दलील रखने के लिए पैसे ही नहीं थे, वो ब्लड मनी की इतनी बड़ी राशि कैसे चुकाएगी। और मान लें कि अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी लेने को तैयार भी हो जाए तो ये ब्लड मनी देगा कौन, ये एक अहम सवाल है। अब इस कहानी में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक वाक्य सुनाता हूँ आपको। 2012 के आसपास की बात है। लुल्लू मॉल के मालिक होते हैं, उनके ड्राइवर जुड़ी हुई कहानी है। लुल्लू मॉल के जो ड्राइवर से जुड़ी कहानी, उस ड्राइवर का नाम कृष्णन होता है। वो केरल का रहने वाला था। 2016 के आसपास की घटना होती है। वो सऊदी में गाड़ी चलाने का काम किया करता था और उसकी गाड़ी से एक बच्चे को चोट लग जाती है, टक्कर मार देता है। बच्चे का इलाज चलता है, बच्चा अस्पताल में भर्ती रहता है। कुछ समय बाद बच्चे की मौत हो जाती है।
मामला कोर्ट जाता है, निचली अदालत में सजाए मौत दी जाती है, ऊपरी अदालत में सजाए मौत दी जाती है और एक लंबी प्रक्रिया के बाद 2021 में उसकी सजाए मौत की तारीख तय कर दी जाती है। अब 2021 में उसे सजाए मौत दी जानी थी, तो परिवार में कमाने वाला वो ही था, माँ बाप, पत्नी, छोटे बच्चे। तो पूरा परिवार लुल्लू मॉल के मालिक के पास जाता है और गुजारिश करता है, दरवाज़ा खटखटाता है कि साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अब लुल्लू मॉल के जो मालिक होते हैं, यूसुफ अली जो मालिक होते हैं, वो कहते हैं कि उसे बचाने के दो ही रास्ते हैं, पहला वो परिवार माफ़ी दे दे, दूसरा ब्लड मनी। अब यूसुफ अली परिवार के पास खबर पहुंचाते हैं, वो जद्दा में था, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे कहते हैं कि साहब ब्लड मनी की बात की जाए उसके परिवार से। परिवार को मनाया जाता है और परिवार ब्लड मनी लेने के लिए तैयार हो जाता है और 8 जून 2021 को वो कृष्णन को माफ़ी दे देते हैं। कृष्णन दुबई छोड़कर भारत वापस आ जाते हैं, यूसुफ अली के पास जाते हैं। वो बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़े आदमी हैं, उनका शुक्रगुजार है यूसुफ कृष्णन का पूरा परिवार कि उन्होंने उसकी जान बचाई। और उनके पास जाते हैं और बहुत शुक्रगुजार करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। यूसुफ अली कहते हैं कि अभी तुम दुबई से आए हो, अपने परिवार से मिलो, तुमने बहुत तकलीफ़ सही है, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें कोई काम बताऊंगा, किसी काम पर रखूंगा। आज भी कई देशों में, कई धर्मों में ब्लड मनी का चलन है। अब ब्लड मनी क्या होती है? ब्लड मनी पीड़ित परिवार को दी जाने वाली एक मुश्त राशि होती है, जिससे कि उस परिवार का लालन पालन हो सके, उस परिवार का गुजारा हो सके। जो व्यक्ति कमाने वाला होता है, यदि उसकी मौत हो जाए किसी के हाथों, तो जो आरोपी होता है उसको एक तय राशि चुकानी पड़ती है। ब्लड मनी जो होती है, इसमें परिवार और परिवार का खास व्यक्ति, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी या बच्चे ही ब्लड मनी को डिसाइड कर सकते हैं। आरोपी पक्ष यदि उस राशि को चुका देता है, कोर्ट में जमा कर देता है और उस पीड़ित परिवार का हलफनामा दे देता है कि मैंने ब्लड मनी ले ली है, मैंने इसे माफ़ किया, तो उस आरोपी की जान बच सकती है, सजा मौत से उसे माफ़ किया जा सकता है। शरिया कानून में इस तरह का प्रावधान सबसे पहले आया कि ब्लड मनी देने के बाद ब्लड मनी वो चुका दे तो उसकी जान बच सकती है। जब पैसे नहीं चलते थे तो उस समय ऊँट चलते थे, जानवर चलते थे, अशर्फी चलती थी और बेशकीमती चीज़ जो तुम्हारे पास है वो चलती थी, तो उसे ब्लड मनी में चुका दो। पर ब्लड मनी की शर्त यही है कि परिवार का कोई सदस्य ही उसे तय कर सकता है। अब यूपी की बांदा के रहने वाली शहजादी बदनसीबी की शिकार हुई है, अगर ये कहें तो कहना गलत नहीं होगा। मैंने पिछली कहानी में भी आपको बताया था, जब वो 8 साल की थी तो उसका चेहरा जल गया था, चेहरे का निचला हिस्सा जल गया था। उसने उस जले हुए चेहरे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, पढ़ाई करी, लिखाई करी, कॉलेज गई, फिर एक एनजीओ जुड़ गई, वहाँ बच्चों के साथ काम करने लगी, बच्चों के लिए काम करने लगी। थोड़ा बहुत कमाती जिससे गुजारा चल रहा था, थोड़े बहुत पैसे उसने जोड़ लिए थे कि अपने चेहरे की सर्जरी करा सकूँ, अपने चेहरे को सही कर सकूँ। पर 2020 का समय आता है, लॉकडाउन लग जाता है, सभी लोगों की नौकरी चली जाती है, सब लोग घरों में कैद हो जाते हैं, बेरोजगारी का आलम था, कहीं कुछ काम नहीं था, सब कुछ थम सा गया था। तभी उसकी फेसबुक पर मुलाकात आगरा के, यूपी के आगरा के रहने वाले उबैस से होती है और उबैस को उसने अपना वीडियो कॉल पे फेसबुक पे असली चेहरा ही दिखाया था। ये यूपी की बांदा के रहने वाली शहजादी की ईमानदारी थी। अब उबैस उससे कहता है कि यूएई में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ नौकरी की उन्हें ज़रूरत है, तुम वहाँ चली जाओ, तुम पढ़े लिखी हो, वहाँ पर नौकरी करना, पैसे इकट्ठे करना, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारा जो चेहरा है तुम वहाँ पर उसकी सर्जरी भी करवा पाओगे। अब यूपी की बांदा के रहने वाली शहजादी सोचती है कि ठीक है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ा सा पैसा भी मेरे पास है, थोड़ा पैसा मैं वहाँ जाकर कमा लूँगी, और पैसे से कहीं ज़्यादा उसको लालच थी अपना चेहरा सही करवाने की। उम्र 33 साल हो गई थी, पर आज भी वो जख्म के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रही थी। वो सोचती है कि मैं अपना चेहरा सही करवा लूँगी, यूएई, दुबई बड़ा देश है, वहाँ अच्छे से इलाज हो सकेगा, तो उसको ये लालच थी, वो वहाँ पहुँच जाती है। अब 2021 का समय आता है, शहजादी आबू धाबी पहुँच जाती है
अब आगरा के रहने वाले उवैस ने उसे अपने फूफा और फूफी के यहाँ भेजा था। इस पूरी कहानी का मकसद उवैस का शहजादी को वहाँ भेजने का ये था कि जो उसकी फूफी थी वो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और वो प्रेग्नेंट थी उस समय और उनको डिलीवरी होने वाली थी, बच्चा होने वाला था। तो उनको एक मेड की ज़रूरत थी जो उस बच्चे को संभाल सके, घर का काम कर सके और फूफी को संभाल सके। अब दुबई में मेड का इंतज़ाम करना बहुत महंगा होता है, तो उन्होंने भारत से शहजादी को मेड के रूप में दुबई भेज दिया। शहजादी के मन में ये था कि मैं वहाँ जाकर काम करूँगी, अपना चेहरा सही कराऊंगी, जबकि कहानी और ही कुछ थी। कहानी ये थी कि उन्हें बच्चा संभालने के लिए, घर संभालने के लिए एक मेड चाहिए थी। अब शहजादी ने उसे बीच में कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, काम करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तो फूफी को टेंशन हो गई। फूफी को लगा ऐसा ना हो कि मेड मेरे हाथ से निकल जाए, तो उन्होंने बहाने बनाकर टाल दिया। अभी सब कुछ ठीक चल रहा था कि उसी 2022 में ये कहानी एक नया मोड़ लेती है और फूफी को डिलीवरी हो जाती है, उनके यहाँ बच्चा हो जाता है। बच्चा पहले महीने का होता है, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, चौथे महीने का। चौथे महीने में बच्चे को एक टीका लगता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बच्चा बहुत रोता है। शहजादी फूफी को फ़ोन करती है कि बच्चा बहुत रो रहा है। तो फूफी कहती है कि तुम दूध पिला दो, वो सो जाएगा, शायद भूखा होगा। तो शहजादी उसे दूध पिला देती है और वो सो जाता है। पर बच्चा सोता है तो फिर कभी उठता ही नहीं है। ये मैंने पहली कहानी में भी अपने बताया था। फूफी अस्पताल पहुंचती है, बच्चे को जगाने की कोशिश करती है, पर बच्चा नहीं उठता है, हमेशा हमेशा के लिए सो गया था। अब अस्पताल पे लापरवाही का इल्ज़ाम ना लगाते हुए शहजादी पर इस बच्चे के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, और बच्चे के कफन दफन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है। 54 दिन का लगभग समय हो जाता है। अब 54 दिन के बाद पूरा परिवार शहजादी से सख्ती करता है, मारा पीटी करता है, बदतमीजी करता है और एक वीडियो बनाकर उसका एक हलफनामा ले लेता है और उसमें कहता है कि तुम स्वीकार करो कि तुमने ही बच्चे का कत्ल किया है, इसकी जिम्मेदार तुम हो। पता नहीं 54 दिन बाद उनके दिमाग में विचार कैसे आया, क्या आया, ये ऊपर वाला जाने। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, उस परिवार से मेरी सिंपैथी ज़रूर है कि जिसका बच्चा खत्म होता है उसको बहुत दुख होता है, मैं समझ सकता हूँ बच्चे के दर्द की तकलीफ़ क्या होती है। बच्चा खत्म हो जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ। जब बच्चा खत्म हो जाता है तो माँ बाप अंदर से टूट जाते हैं, खासकर माँ, क्योंकि माँ जब बच्चा उसके पेट में आता है तभी से वो उससे अपनी भावनाओं को जोड़ लेती है। खैर ठीक है, तमाम चीज़ें व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना। अब 54 दिन का जब समय बीत गया तो उसके बाद उन्होंने एक वीडियो लिया, शहजादी का हलफनामा लिया और उससे बोला कि तुम इंडिया वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। उसे गाड़ी में बिठाया जाता है, सामान रख लेती है, उसे सोचती है कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, पर वो एयरपोर्ट नहीं जाते, वो दुबई के थाने में पहुँच जाते हैं। पुलिस को शहजादी को कस्टडी में ले लेते हैं। पुलिस शहजादी को कस्टडी में ले लेती है और वो वीडियो दिखाते हैं कि देखिए वीडियो में इसने हलफनामा खुद स्वीकार किया है कि बच्चे का जो कत्ल हुआ है, बच्चे की जो मौत हुई है वो मेरी वजह से हुई है, मैंने ही बच्चे को मारा है। पुलिस कस्टडी में ले लेती है, उस पर केस चलता है। दुबई की निचली अदालत सजाया मौत सुनाती है, ऊपरी अदालत भी सजाया मौत सुनाती है और सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है और तारीख तय कर दी जाती है 20 सितंबर 2024 डेडलाइन होती है और उसके बाद कभी भी शहजादी को फांसी की सजा दी जा सकती है। ये सारी तमाम बातें इस कहानी से जुड़ी हुई, शहजादी के जीवन से जुड़ी हुई मैंने आपको बताई। अब सवाल यह है कि 54 दिन बाद परिवार ने FIR क्यों की? यदि उन्हें लगता था कि परिवार को कि शहजादी ने ही उसको मारा है, तुरंत FIR कर देनी चाहिए थी और बच्चे का ऑटोप्सी भी नहीं कर पाया, तो जिससे मौत के कारण का खुलासा भी नहीं हो सका। खैर इस दोनों बारों में अभी देखना बाकी है कि 20 सितंबर को क्या होता है। शहजादी अपील करती है, अपनी बेगुनाही बताती है, पर कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता है और ना ही उसकी अपील को स्वीकार किया जाता है। अब शहजादी को भारत में रहने वाला उवैस का परिवार ही बचा सकता है। या तो उवैस का परिवार उसे माफ़ कर दे, क्योंकि उवैस का परिवार पीड़ित परिवार का रिश्तेदार है, खास व्यक्ति है, या फिर ब्लड मनी देकर बचाया जा सके। अब एक ब्लड मनी बहुत बड़ी राशि होती है, वो पीड़ित परिवार तय करता है। पीड़ित परिवार से कैसे संपर्क होगा, क्या होगा,
ये अभी देखना बाकी है। क्या यूपी की बांदा की रहने वाली शहजादी की सजाए मौत रुक सकती है नहीं, ये 20 नवंबर के बाद पता चलेगा। एक नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरे पास इतनी जानकारी थी जो मैंने आपसे शेयर की। आज 17 सितंबर 2024 को ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और 2 दिन बचे हैं, 18 19, 20 तारीख के बाद वो डेडलाइन कभी भी आ सकती है। अंत में इतना ही कहूँगा कि शहजादी के साथ जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ, वो भी एक भारतीय भारत की रहने वाली बेटी है और उसने जीवन से दुख ही दुख देखा है। पूरा जीवन उसने अपनी जवानी, अपना बचपन दुख में गुजार दिया। जब 33 साल की उम्र हुई, सपनों को सजोया कि सब कुछ ठीक होगा, तो जीवन में फिर एक दुख आ गया और ये दुख इतना बड़ा दुख आया कि सजाए मौत में तब्दील हो गया। तो ऊपर वाले से गुजारिश करूँगा कि मालिक उसके परिवार को दुख सहन करने की, सच्चाई से लड़ने की, सजाए मौत से लड़ने की ताकत दे और हो सके कोई रास्ता निकले तो उसकी सजाए मौत रोकी जाए। भारत सरकार, श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुबई के राजा सरकार, वहाँ की सरकार और आप सब तमाम दर्शकों से मैं अपील करता हूँ कि उसके परिवार की लिए दुआ करें, उसके परिवार को शक्ति, दुख सहन करने की शक्ति दे और मालिक करे कि 20 तारीख के बाद उसकी सज़ा को रोका जा सके। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, किसी को दुखी करना है, बल्कि सावधान करना है, सुरक्षित करना है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने परिवार के लोगों का खासकर ध्यान रखें कि वो गुस्से में कोई गलत कदम ना उठाएं, कोई बिना पूछे आपसे काम ना करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।